हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह का मॉडर्न बिहार देखेंगे, आधुनिक बिहार। तो फ्रेंड्स, इससे पहले प्राचीन बिहार कंप्लीट हो चुका है, मध्यकालीन बिहार कंप्लीट हो चुका है और बिहार का भूगोल 2 पार्ट में टोटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तो फ्रेंड, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे ताकि आपको बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी तैयारी हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो आपको मिले और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और फ्रेंड, एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और आपका थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज़ इसे ग्रो करने में हेल्प चाहिए आप लोगों की। ये न्यू चैनल है तो मैं बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में प्रवेश करते हैं और फिर वो बिहार में कैसे आते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिहार का एरिया को लेकर। नेक्स्ट है कि बिहार में जनजातीय विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ। तीसरा हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के टाइम बिहार ने क्या रोल निभाया और कैसे वहाँ से लीडर इमर्ज होते हैं और बिहार को एक अलग ही 1857 के क्रांति को बिहार ने एक अलग ही रुख दिया। और तीसरा है कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को देखेंगे और कैसे फिर पृथक बिहार का गठन होता है। तो ये टोटल मिलकर हमारा बनता है आधुनिक बिहार का इतिहास। तो सबसे पहले जो है कि यूरोपीय कंपनी का प्रवेश कैसे होता है, तो देख लेते हैं फ्रेंड कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। तो सबसे पहले अगर पूछेगा कि कौन आए हैं बिहार, तो सबसे पहले इंडिया में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते आए थे। तो ठीक है, ये वो पटना से वो क्या क्या लेकर जाते थे, तो वो पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। इसलिए वो आए थे यहाँ पे, किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो 1632 ईस्वी में कौन करता है? डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी ने बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो आप इस से ध्यान रखेंगे कि डच फैक्ट्री कब स्थापित होता है, तो 1632 ईस्वी में। और अभी वो क्या है, अभी जो वो फैक्ट्री था वो आज का क्या है, तो वो आज का पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है। डचों की अभिरुचि किस किस चीज़ में थी? क्या चीज़ व्यापार करने आए थे, तो कुछ तो व्यापार करते होंगे, कुछ तो वस्तु लेकर जाते होंगे। तो वो वस्तु क्या था? तो सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। तो मोस्टली यहाँ पर जो बिहार में लोग आए, मतलब यूरोपीय कंपनीज आई, तो वो सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, इन सब मसालों के लिए ही ट्रेड करने के लिए इंडिया या बिहार आए थे। ओके, तो अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो 1620 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपना फैक्ट्री जो स्थापित किया था वो कहाँ किया था? पटना के आलमगंज में। लेकिन वह 1621 में बंद हो गई। ध्यान रखेंगे कि पहला तो वो बनाता है 1620 में, लेकिन क्या होता है कि वो 1621 में बंद हो जाती है। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता, अगर देखेंगे कि रियल सफलता कब मिलती है, तो वो 1651 ईस्वी में मिलती है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा कि वास्तविक सफलता कब मिलती है तो 1651 में, और बोलेगा कि पहली बार उन्होंने कब स्थापित किया था, तो 1620 में। नेक्स्ट है कि अंग्रेज यात्री जो थे अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। तो सबसे पहले बिहार आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? तो पीटर मुंडी था। नेक्स्ट है कि अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में
गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में स्थित है। तो जैसे ये डच की फैक्ट्री आज की क्या थी, आज की क्या है, तो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, वैसे ही अंग्रेजी फैक्ट्री क्या है, तो वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है और सर्वे कार्यालय है। ओके। डेनिश कंपनी 1774 में जब पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। तो डेनिश कंपनी कब आती है, 1774 में, और नेपाली कोठी के पास अपना फैक्ट्री स्थापित करती है। ध्यान रखेंगे कि डेनिश कंपनी कहाँ पर अपना फैक्ट्री स्थापित करती है, तो नेपाली कोठी के पास। मुग़ल शासक फ़र्रुखसियार जो कब से कब तक था शासक, तो 1713 से लेकर 1719 तक ने क्या किया, फ़र्रुखसियार ने 1717 में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी थी। तो क्या किया था कि फ़र्रुखसियार ने 1717 में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता दे दी थी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या है कि जो मुग़ल शासक फ़र्रुखसियार था वो क्या किया था कि अपना व्यापार करने के लिए, अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए फ्री छूट दे दी थी कि तुम कहीं भी भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। तो हम इन दो जगह को फोकस करेंगे, बंगाल, बिहार, क्योंकि उस वक्त बंगाल और बिहार एक ही मर्ज था, अलग नहीं हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है बंगाल बिहार में एक साथ। तो अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था, जो फ़र्रुखसियार ने इसे व्यापारिक अधिकार दे दिया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अली वर्दी खां मुग़लों को हटाकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। ये मैं आपको मेडाइवल में बताई हूँ कि कैसे अली वर्दी खां स्वतंत्र होकर सत्ता चलाने लगा था। अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। तो सबसे पहले तो ये था कि कंपनी जो थी, अंग्रेजी कंपनी, वो भी चाह रही थी कि उसको अधिकार जो प्राप्त हुआ था उसको भी वो फुल्ली यूटिलाइज़ करना चाह रही थी। और अली वर्दी खां भी जो बंगाल का नवाब था वो अपना हक का चीज़ था वो तो देगा नहीं किसी को, क्योंकि वो स्वतंत्र सत्ता चला रहा था। तो बस इन दोनों में संघर्ष तो स्वाभाविक था। नेक्स्ट है कि 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। तो उसका नाती जो होता है, नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कब बनता है? 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। उसके बाद पॉइंट है कि 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य क्या होता है, प्लासी का लड़ाई हो जाता है। यही प्लासी का लड़ाई कब होता है? 13 जून 1757 को, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। इसमें कहानी ऐसा है कि सिराजुद्दौला को जो इनके ही जो भी मंत्रीगण हैं, ये लोग उनको धोखा दे देते हैं, जिस कारण से सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हो जाता है। कहा जाता है कि मीर जाफ़र जो उसका वो था, क्या बोलते हैं, सेनापति, वो बीच में ही, मतलब युद्ध के टाइम ही उसको धोखा देता है। उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पहले तो सिराजुद्दौला को हरा दिया, उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बना दिया। 1760 में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम ने ले ली। ये मीर कासिम इम्पोर्टेंट नाम है, इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्या करता है कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के कारण वो अपना राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर लेता है। ओके, याद रखेंगे कि मीर कासिम क्या करता है, राजधानी को स्थानांतरित करता है मुंगेर में। नेक्स्ट है कि स्थानीय व्यापारी पर से कर को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि जब अगर जो बंगाल में इंग्लिश लोग जो ट्रेड करते थे उनको भी कर नहीं देना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इसने क्या किया, मीर कासिम ने बोला कि ठीक है, तुम लोग नहीं दे रहे हो तो स्थानीय व्यापारी भी कर नहीं देंगे। तो स्थानीय व्यापारी पर से भी कर समाप्त कर दिया। इसने ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगी, जिससे कि ब्रिटिश व्यापारी को भी परेशानी होने लगी, क्योंकि उनका जो सामान था, तो जब दोनों टैक्स नहीं दे रहे हैं तो फिर कंपटीशन बढ़ जा रहा था। अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, क्योंकि ये कठपुतली नवाब था। मीर कासिम कुछ नया इनोवेशन कर रहा था, तो इसे हटा दिया और मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया।
नेक्स्ट है कि 1763 में मीर कासिम भाग कर पटना आ गया। जब इसे हटाया तो क्या हुआ कि 1763 में मीर कासिम भाग कर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। पहले तो ये मीर कासिम भाग कर पटना आया, उसके बाद ये क्या किया कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से जाकर मिला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। और ये तीनों ने एक पूरा एक सेना को तैयार किया। तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेज के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जिसका अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। और 1764 में 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें संयुक्त सेना जो नवाब की सेना थी शुजा-उद-दौला की, मीर कासिम की और मुग़ल बादशाह द्वितीय की, ये तीनों की सेना हार जाती है और यहाँ पे विजयी कौन हो जाता है, अंग्रेज हो जाता है, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ओके फ्रेंड, ध्यान रखेंगे कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी मतलब लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 को, और किसके बीच में हुई थी, तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। और इसमें क्या होता है कि बिहार बंगाल उड़ीसा तीनों की दीवानी किसे प्राप्त हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाती है। और शाह आलम को क्या होता है, क्या मिलता है, 26 लाख रुपये वार्षिक, उसको क्या होता है कि पैसे मिल जाएंगे तुम्हें 26 लाख रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1766 में क्या होता है, पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। तो क्या हुआ कि 1766 में पटना स्थित की जो फैक्ट्री थी वहाँ का मुख्य अधिकारी मिडलटन जो थे उसको राजा धीरज नारायण सिंह और सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बना दिया गया। किसको, मिडलटन को। और फिर क्या होता है, 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायाब दीवान बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में किसे बनाया गया था नायाब दीवान, तो ये था सिताब राय को बनाया गया था। धीरज नारायण को हटाकर किसे, सिताब राय को नायाब दीवान बना दिया गया। बिल्कुल से याद रखेंगे ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। ओके फ्रेंड, तो 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। अब क्या हुआ कि 1770 में बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़ गया। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। मतलब यहाँ तो लोग मतलब दाने दाने के लिए तरस रहे थे। तो क्या था कि कहाँ भयंकर प्रकोप पड़ा था बिहार में, तो पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में। अब क्या होता है कि 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ गया। 1770 में तो पड़ा ही था, फिर 13 साल बाद 1783 में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी, इस अकाल का कौन था जांच अधिकारी, तो जॉन सोर ने अन्नागर बनाया, मतलब जहाँ पे अन्न को स्टोर कर सकते हैं, अन्नागर का निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन ओके फ्रेंड द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया। तो याद रखेंगे कि गोलघर का निर्माण कौन किया था, तो जॉन गार्सिटन ने किया था। याद रखेंगे, मैं दो बार बोल रही हूँ ताकि आप ये भूलें ना। और गोलघर का निर्माण कब होता है, 1784 ईस्वी में होता है। और इसको सुझाव कौन दिया था, तो जॉन सोर ने दिया था। और बनाया किसने था, तो जॉन गार्स्टिन ने बनाया था। नेक्स्ट है फ्रेंड कि अब यहाँ तक तो हमारा यूरोपियों का आगमन देख लिया हमने, और बिहार से बस इतने ही टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप इसको एक बार और रिवाइज़ कीजिएगा,
पीछे करके वीडियो को। नेक्स्ट है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं जनजातीय विद्रोह। तो बिहार में कहाँ कहाँ कौन से जनजातीय विद्रोह हुए। तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। तो मेन कारण क्या था कि राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विद्रोह के हस्तक्षेप करते थे अंग्रेज, इस कारण से विद्रोह हुआ। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। तो देख लेते हैं। तमाड़ विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो छोटा नागपुर में होता है और 1789 से लेकर 1794 तक ये चलता है। याद रखेंगे कि तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर में होता है और कब से कब तक चलता है, तो 1789 से लेकर 1794 तक चलता है। चेरो विद्रोह कब होता है, पलामू में होता है। पहले तो सबसे पहले याद रखेंगे चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है, पलामू झारखंड वाले क्षेत्र में, तभी बिहार का ही अंग था वो। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, भूषण सिंह। और ये किस वर्ष होता है, तो 1800 से लेकर 1802 तक ये चलता है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, भूषण सिंह, और कहाँ होता है, पलामू में। हो विद्रोह का कहाँ क्षेत्र था, तो हो विद्रोह सिंहभूम में हुआ था, सिंहभूम में, और ये 1820 से लेकर 21 तक चलता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे 1820-21 एक साल में ही इसे दबा दिया जाता है। कोल विद्रोह कब से कब था तो 1831 से लेकर 32 तक में कोल विद्रोह चलता है। और इसके लीडर कौन थे, तो बुद्धो भगत थे, और ये कहाँ होता है, ये भी छोटा नागपुर के एरिया में होता है। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 तक चलता है। संथाल विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संथाल विद्रोह 1855-56 में, और ये कहाँ होता है, संथाल परगना में होता है। और इसके लीडर है सिद्धू कान्हू चांद भैरव। ये PYQ है फ्रेंड, इसे ध्यान से याद करेंगे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सरदारी विद्रोह कब से कब तक चलता है, तो 1858 से लेके, एक मिनट फ्रेंड, सरदारी विद्रोह 1858 से लेके 95 तक चलता है छोटा नागपुर सिंहभूम में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 छोटा नागपुर में चलता है। और इसका मुंडा विद्रोह के लीडर कौन होते हैं, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा याद रखेंगे फ्रेंड कि मुंडा विद्रोह के लीडर कौन है, बिरसा मुंडा। ताना भगत विद्रोह कब होता है, 1913 से 14 में, और ये भी गुमला झारखंड में ही पड़ता है फ्रेंड। और इसके लीडर कौन है, जतरा भगत। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह देख लेते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो संथाल विद्रोह कब से कब तक चलता है, 1855 से लेकर 56 तक चलता है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें एक्सप्लेनेशन में। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। तो 1857 से तुरंत पहले हुआ था यह विद्रोह, भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। इसमें इसे जिसे मतलब ये जो है ये क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है। भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह थी। तो ये प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। और इस विद्रोह के कारण लोगों को दिकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का कारण था पहले कि जो बाहरी लोगों के द्वारा क्या होता था, शोषण होता था। मांझी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था और उनका एक पंचायत था, परहा पंचायत व्यवस्था, उसमें भी परिवर्तन आने लगा था। इस कारण से ये क्या होता है कि ये विद्रोह होता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। किसने किया था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। यह जो था ये विद्रोह असफल रहा था, लेकिन इसका परिणाम क्या आता है, रिजल्ट क्या होता है कि एक काश्तकारी अधिनियम पास किया जाता है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 में। और ये संथाल परगना और माझी व्यवस्था को कहा गया कि ये सही है, इसे मान्यता दे दिया गया। मुंडा विद्रोह को देख लेते हैं। ये 1895 से 1900 तक चलता है। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड और कुछ क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता है, ये पूछता जरूर है कि उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है, तो ये मुंडा विद्रोह को कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि इस विद्रोह के कारण दिकुओं, जो मतलब बाहरी लोग थे, द्वारा शोषण, खुटकारी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामले में हस्तक्षेप आदि था। कारण क्या था कि दिकुओं द्वारा, बाहरी लोगों द्वारा शोषण हो रहा था, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया था और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। किसने कहा, किनसे ली थी वैष्णव धर्म की दीक्षा? तो आनंद पांडे से ली थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया था। तो उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। याद रखेंगे कि वो स्वयं को क्या कहते थे? सिंह बोंगा का अवतार, और वो एकेश्वरवाद का, एक ईश्वर है, ऐसा उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कि इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को क्या होता है? बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून, फरवरी में गिरफ्तार किया जाता है और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण से? हैजा के कारण से मृत्यु हो जाती है। विद्रोह का परिणाम स्वरूप क्या होता है कि खूंटकट्टी जो व्यवस्था थी उसको पुनः लागू कर दी गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया गया 1908 में। याद रखेंगे कि कब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया गया? 1908 में। और ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 में पास किया गया था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग बहावी आंदोलन को देखते हैं। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। तो जो ये अब्दुल अल बहाव थे, ये कहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं वहाबी आंदोलन को? तो अरब के क्षेत्र में प्रारंभ करते हैं। और भारत में इसके नेतृत्व कौन प्रदान करते हैं वहाबी आंदोलन को? तो ये सैयद अहमद बरेलवी थे, जो राय बरेली से थे। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, मतलब कि शुरू में क्या था कि ये धार्मिक सुधार पे फोकस किए थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। कि बाद में इसे मतलब इसने एक और रूप ले लिया कि राजनीतिक सुधार भी करना है और आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना और दूसरा केंद्र पटना था। तो प्रथम केंद्र कहाँ था? सितना। और दूसरा केंद्र कहाँ था? पटना। सितना कहाँ है अभी? तो पश्चिमोत्तर सीमा पर था। तो पश्चिमोत्तर सीमा पर था सितना और दूसरा केंद्र था पटना। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। तो क्या सितना में क्या क्या भेजा जाता था? तो धन भी भेजा जाता था, पैसे भी भेजा जाता था और स्वयं सेवकों को भी भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधित्व चुने थे। कौन कौन प्रतिनिधित्व चुने थे? तो प्रतिनिधि का नाम था इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। याद रखेंगे कि पटना में कौन एक्टिव थे, कौन प्रतिनिधि थे? तो इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। तो जो बंगाल में फराइजी आंदोलन चलता है वो वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। तो याद रखेंगे अम्बाला अभियान और पटना अभियान किससे रिलेटेड है? तो वहाबी आंदोलन के दमन से रिलेटेड है। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सज़ा दी गई। जो भी नेता थे उनको कारावास या तो दिया गया या तो मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। और लास्ट में क्या होता है? आंदोलन को दबा दिया गया। दूसरा है कि नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह कब से कब तक होता है? तो 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक होता है। बिहार में 16 उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया। तो नोनिया कौन थे? जो सोरा को उत्पादक करते थे, प्रोडक्शन करते थे सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन कहाँ कहाँ होता था? तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। बिचवलिए जो
और क्या कारण था देखते हैं। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे। जो मिडिल मैन थे वो कच्चा सोरा क्या करते थे, पहले तो फार्मर से लेके मिडिल मैन ब्रिटिश कारखाना को देता था और ये बीच में बहुत ज़्यादा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया कि जो भी मुनाफा हो वो डायरेक्ट हमें फार्मर्स को हो। तो ये क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विद्रोह में क्या होता है, विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेज द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। ओके फ्रेंड, ध्यान रखेंगे कि नोनिया विद्रोह कौन थे। नोनिया जो समुदाय थे वो सोरा उत्पादक थे, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि लोटा विद्रोह कब होता है, 1856 में। यह विद्रोह जो होता है मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया जाता है। लोटा विद्रोह जो होता है ये मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी थे उनके द्वारा किया जाता है। क्या कारण था कि जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी के लोटा देने का निर्णय किया, तो इसलिए ये विद्रोह था कि हमें मिट्टी का लोटा नहीं चाहिए, हमें पीतल का लोटा चाहिए। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति और बिहार। तो फ्रेंड हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 1857 की क्रांति और बिहार। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ कीजिए, इस वीडियो को फिर से एक बार जाकर देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड्स क्लियर हो जाएं और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आपके गलत ना हो। नेक्स्ट है कि अगर आप इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं और इससे आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो नया अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए और आपसे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो जो हो वो मिस ना हो। ओके फ्रेंड, और मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर, आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।